गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा रखता हूँ कि आगे जो 2 लेक्चर हुए हैं बायोमॉलिक्यूल के वो आपको पसंद आए होंगे। आज हम उसका तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपिड, पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो लिपिड के बारे में देखेंगे। लिपिड क्या है? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो लिपिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिपिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि लिपिड वाटर में इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। तो लिपिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो वाटर इनसॉल्यूबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है अल्कोहल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है अल्कोहल। तो लिपिड क्या हुए? वाटर इनसॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम देखें लिपिड का क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो एक सिंपल लिपिड है, एक कंपाउंड लिपिड है और एक डिराइव्ड लिपिड है, एक डिराइव्ड लिपिड है। तो सिंपल लिपिड में हमारे पास एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड। कंपाउंड लिपिड में हमारे पास एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। और डिराइव्ड लिपिड में हम सिर्फ एक ही चीज़ याद रखें, कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो सिंपल लिपिड किसको कहते हैं, कंपाउंड लिपिड किसको कहते हैं और डिराइव्ड लिपिड किसको कहते हैं? तो 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंपल लिपिड। ठीक है, अभी जो सिंपल लिपिड है बेसिकली वो क्या है? इज बेसिकली अ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, उसको बोलते हैं सिंपल लिपिड। हम अगर देखने जाए तो एक कंपोनेंट है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम कहते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेन है मतलब उसके पास 3 कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि प्रोपेन के पास 3 कार्बन है, हाइड्रोक्सी मतलब उसके पास OH ग्रुप है, ट्राईहाइड्रोक्सी मतलब 3। ठीक है, अभी वैलेंसी बैलेंस करने के लिए बाकी जगह पे हम H लगा देंगे। तो समझ में आ गया, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। फिर एक होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड बेसिकली क्या है? इज एन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फैटी एसिड इज चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन, उसके एंड में लगता है कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके साथ एक एडिशनल R ग्रुप होता है। तो ये फैटी एसिड है। ठीक है, अभी फैटी एसिड जो है उसमें आपकी एनसीईआरटी में 2 चीज़ें दी हुई है, एक 16 कार्बन वाला फैटी एसिड, एक 20 कार्बन वाला।
तो 16 कार्बन वाला जो फैटी एसिड है उसको हम बोलेंगे पाल्मिटिक एसिड, और 20 कार्बन वाला है उसको बोलेंगे हम एराकिडोनिक एसिड। लेकिन ये जो 16 कार्बन है और ये 20 कार्बन है, दैट इज इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, दैट इज इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, तो कार्बोक्सिल कार्बन के साथ 16 कार्बन है वो पाल्मिटिक एसिड है और 20 कार्बन है वो एराकिडोनिक एसिड है। अभी डिपेंडिंग ऑन वेदर इनके पास डबल बॉन्ड है कि नहीं, उसके बेस पे उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर मानो कि कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अगर बीच बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर उसके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा बोलेंगे अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो। अभी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास डबल बॉन्ड नहीं है तो वो एक स्ट्रेट चेन बनाता है और टाइटली पैक्ड होता है, तो उसमें ऐसे स्टेक बन जाते हैं, जैसे कि मानो कि ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। तो इसी की वजह से जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है ना, वो किंक हो जाता है, वो किंक हो जाता है, तो वो मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह एकदम टाइटली पैक नहीं हो पाते, इसीलिए ये ऑयल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए ये ऑयल फॉर्म में होते हैं। तो ये डिफरेंस है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच का। अभी एनसीईआरटी ने ऐसा बताया हुआ है कि जो फैट्स एंड ऑयल है, फैट्स एंड ऑयल दो चीज़ें लिखी है, एक फैट्स है और एक ऑयल है। तो फैट्स जो है वो सॉलिड है और ऑयल लिक्विड है, ऑयल लिक्विड है। ये डिफरेंस है बेसिकली बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बेसिकली बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए विंटर में भी ऑयल लिक्विड रहता है। ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू फैट, इसीलिए ऑयल विंटर में भी लिक्विड फॉर्म में रहता है जबकि फैट सॉलिड फॉर्म में रहती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब कंबाइन होते हैं तो ईस्टर बॉन्ड बनता है और मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो देखेंगे हम ग्लिसरॉल क्या था, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल क्या था, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो पहले हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना लिया, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको फैटी एसिड को ऐसे लिख सकते हैं जैसे आर ग्रुप है, ठीक है, COOH, ठीक है, ये हो गया फैटी एसिड का। तो जब इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होता है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है तो इसका H चला जाता है और इसका OH चला जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने दूसरी जगह पे लिया है। अभी अगर देखो तो इसमें क्या हुआ, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, तो ये C हो गया, यहाँ पे O बचा, यहाँ पे भी क्या बचा, OCR। तो ये हो गया हमारा ईस्टर बॉन्ड, ये हो गया हमारा ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे बनता है। ठीक है, और जब एक OH अगर स्टेरिफाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, उसको हम बोलते हैं
मोनोग्लिसराइड। अगर 2 OH स्टेरिफाइड होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड, उसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड। और अगर तीनों OH स्टेरिफाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। तो जो ट्राइग्लिसराइड है उसमें तीनों OH स्टेरिफाइड हो जाते हैं, तो ये ईस्टर बॉन्ड होता है। तो ट्राइग्लिसराइड को बोलते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, जो सिंपल लिपिड है। ठीक है, अगर ट्राइग्लिसराइड का हम स्ट्रक्चर बनाने जाए, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनाने जाए तो तीनों जगह पे हमको एस्टर बॉन्ड लगाना पड़ेगा। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? इट इज़ बेसिकली ए ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। तो अब हम ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया है, कंडेंसेशन यहाँ पे आ रहेगा, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे हम R1 लिख देते हैं, यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे हम R2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपना H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो यह है ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, सब ध्यान से देख लेना। ट्राइग्लिसराइड में ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ट्राइग्लिसराइड इज बेसिकली ये स्टोरेज फॉर्म है। फैट का जो स्टोरेज फॉर्म है वो ट्राइग्लिसराइड है। फैट का जो स्टोरेज फॉर्म है वो ट्राइग्लिसराइड है, और वो स्टोर होता है कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। स्टोर कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में। तो जब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करते हैं, जब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है फैट एंड ग्लिसरॉल। ब्रेक कौन करता है इसको? लाइपेज एंजाइम। ब्रेक कौन करता है इसको? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में भी लाइपेज एंजाइम होता है जो इसको ब्रेक करता है। अभी सेकेंड चीज़ है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड देखेंगे। अच्छा, कंपाउंड लिपिड में क्या है? जो सिंपल लिपिड है वो तो है ही लिपिड प्लस नॉन लिपिड, लिपिड प्लस नॉन लिपिड। ठीक है, तो इसमें ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल के साथ एक एडिशनल ग्रुप होता है। अगर मानो कि एडिशनल ग्रुप जो है वो फॉस्फेट है, एडिशनल ग्रुप अगर फॉस्फेट है तो उसको बोलेंगे हम फॉस्फोलिपिड। उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अगर एडिशनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है, अगर एडिशनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर एडिशनल ग्रुप प्रोटीन है, अगर एडिशनल ग्रुप प्रोटीन है तो हम उसको बोलेंगे लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड में हम लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। लेसिथिन, ठीक है, तो लेसिथिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले तो ग्लिसरॉल जो है डाइग्लिसराइड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक R, यहाँ पे R1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना फॉस्फोरस, और यहाँ पे आएगा CH2, N, CH3। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है?
सबसे पहले हमने ले लिया डाइग्लिसराइड, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको अटैच किया फॉस्फोरिक एसिड से। अभी फॉस्फोरिक एसिड अटैच करने से भी इसका स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होता, इसमें हमको एक कोलिन ग्रुप ऐड करना होता है, एक कोलिन ग्रुप ऐड करना होता है। तो ये जो CH2 CH2N CH3 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 वो कोलिन का स्ट्रक्चर है, इसलिए कि लेसिथिन का दूसरा नाम इसीलिए फॉस्फोटिडिल कोलिन भी है। क्या है? फॉस्फोटिडिल कोलिन, ठीक है। तो जो लेसिथिन है उसका दूसरा नाम है फॉस्फोटिडिल कोलिन, मतलब उसमें फॉस्फोरस भी आएगा और कोलिन ग्रुप भी आएगा, ठीक है। तो ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। अभी जो डिराइव्ड लिपिड है, तीसरा डिराइव्ड लिपिड, तो जो डिराइव्ड लिपिड है वो डिराइव्ड होते हैं आइदर सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से। उसमें आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, वो है कोलेस्ट्रॉल, वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे तो तीसरे कार्बन पे एक OH ग्रुप है और पांचवें और छठे कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। 17 कार्बन पे साइड चेन है, 17 कार्बन पे साइड चेन है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर अपना कोलेस्ट्रॉल का, इतना ही याद रखना है। तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप है, पांचवें और छठे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और 17 कार्बन पे एक साइड चेन है। तो ये स्ट्रक्चर है अपने कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो है अपना सेल मेम्ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो उसमें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल का जो मेन काम है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने का है स्ट्रक्चर में। जो सेल मेम्ब्रेन है, सिंगर निकोल्सन मॉडल जो समझाया था, तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शन है, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन में भी वो प्रिकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर है, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स का प्रिकर्सर है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया अपना डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो लिपिड में इतना ही है। लिपिड के बाद हम चालू करने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड, चालू करने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड। तो नाम ही बता रहा है, पॉली मतलब काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड जुड़ के बनते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगर सेम मोनोमेरिक यूनिट रिपीट हो रही है, सेम मोनोमेरिक रिपीट अगर यूनिट हो रही है तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड। अगर सेम मोनोमेरिक यूनिट रिपीट हो रही है, सेम मोनोमेरिक रिपीट, अगर मोनोमेरिक यूनिट अगर अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट है तो उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड, उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो अभी होमोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट देखेंगे हम। सबसे पहले लेंगे हम सेल्यूलोज, सबसे पहले लेंगे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है? बेसिकली मोनोमेरिक यूनिट जो ग्लूकोज की होती है, ग्लूकोज में बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट है और उससे जुड़ के एक लीनियर चेन बनती है, लीनियर चेन बनती है जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं,
ठीक है, जिसको सेल्यूलोज बोला जाता है। और सेल्यूलोज इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, अभी जो मतलब एनिमल्स है उनके पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं है। सेल्यूलोज करके एंजाइम आता है, सेल्यूलेज, तो वो एंजाइम नहीं है अपने ह्यूमंस के पास, एनिमल के पास, इसीलिए ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्यूलोज के बारे में ये है कि इज़ अ मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड इन द वर्ल्ड। पॉलीसैकेराइड मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड है, और आप उसको मोस्ट एबंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलोज हम तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो सेल्यूलोज कुछ जो हर्बीवरस एनिमल है, हर्बीवरस एनिमल के पास सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। और दूसरी चीज़, आपने टर्माइट सुना होगा, टर्माइट, तो टर्माइट भी इसको डाइजेस्ट करती है। टर्माइट हिंदी में जिसको दीमक बोलते हैं। जैसे ये मतलब दरवाज़ा है, तो दरवाजे पे लकड़ी है, लकड़ी प्लांट का पार्ट है, तो उसके अंदर सेलुलोज है, तो इसीलिए लकड़ी में दीमक लग जाती है, क्योंकि टर्माइट के पास उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम है। ठीक है, तो ये तो था सेल्यूलोज के बारे में। दूसरा जो स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म हमारे पास एक तो स्टार्च है, और एक है ग्लाइकोजन। स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। स्टार्च जो है वो प्लांट में स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, प्लांट में स्टोरेज फॉर्म है। और ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज फॉर्म है। तो जो स्टार्च है, बेसिकली स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों बनते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज से, दोनों बनते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। होमोपॉलीमर ही है, उसका रिपीटेशन होता है, तो उससे बन जाता है स्टार्च। ठीक है, और जो स्टार्च है उसके बीच में जो लिंकेज होती है वो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती है। अभी आप सोचेंगे कि ये क्या है अल्फ़ा 4 लिंकेज, तो आपको ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर पता होगा। तो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अभी आपने एक दूसरा ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो ये जो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में जो लिंकेज बना उसको बोलते हैं अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो स्टार्च के पास अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है, वो लीनियर है। ठीक है, अभी जो स्टार्च है और दूसरा अपना क्या था, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज फॉर्म है, लेकिन जो स्टार्च है उसके दो कंपोनेंट हैं, स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोज है वो लीनियर है, और जो एमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच है। तो उसके ऊपर जो ब्रांच होती है उसमें अगर आप देखने जाओ तो जो बॉन्ड बनता है ब्रांचिंग में वो है अल्फ़ा 1,6, वो बॉन्ड है अल्फ़ा 1,6। तो जैसे ये चेन बन गई, ठीक है, उसके ऊपर हमने ऐसे ब्रांच लगा दी, तो यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो अल्फ़ा 1,4 होगा, और यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो अल्फ़ा 1,6 होगा। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच है और एमाइलोज अनब्रांच है। अब अगर ग्लाइकोजन की बात करें,
अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइकोजन के अंदर भी हमको अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 लिंकेज मिलेगी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन अपने यहाँ पे कहाँ स्टोर होता है? लीवर में और मसल में, लीवर में और मसल में। जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जाता है, ग्लाइकोजन पॉलीमर है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन एक एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म है। अभी जो स्टोरेज फॉर्म के अलावा जो स्ट्रक्चरल है, एक है अपना काइटिन, एक है काइटिन। ठीक है, काइटिन क्या है? बेसिकली काइटिन जो है वो भी होमोपॉलीमर है। किसका? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एल एसिटिन ग्लूकोसामाइन का होमोपॉलीमर है काइटिन। और काइटिन कहाँ पे पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोड, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में पाया जाता है ये काइटिन। और जो फंगस की सेल वॉल है, फंगस की जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये है काइटिन के बारे में। अभी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन एक हेटेरोपॉलीमर है, एक हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है, तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन हेटेरोपॉलीमर है उसमें आपको याद रखना है नैग एंड नैम। नैग है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और जो नैम है वो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन एक हेटेरोपॉलीमर है जिसमें एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है एनसीईआरटी के अंदर, इन्यूलिन दिया हुआ है। इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या है? एक होमोपॉलीमर है और वो है पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टेन, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। तो इसको फ्रुक्टेन भी कहते हैं, इसको फ्रुक्टेन भी कहते हैं, इसको फ्रुक्टेन भी कहते हैं। और ये आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं होता और बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए इसको रीनल फंक्शन मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। रीनल फंक्शन मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेज़र करने के लिए इन्यूलिन होता है। ठीक है, अभी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी रही कि मान लो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज। जो इन्यूलिन है वो पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, उसको फ्रुक्टेन भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन मेजर करने के लिए यूज़ होता है। स्टार्च है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इन प्लांट। ठीक है, उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है। जो एमाइलोज है वो लीनियर है। ठीक है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है उसमें, और जो एमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच है, उसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक एज वेल एज अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल में स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जो लीवर और मसल में स्टोर होता है वो हाईली ब्रांच है, उसके पास अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होती है। एनसीईआरटी में एक और लाइन दी हुई है कि जो स्टार्च है, स्टार्च वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है, वो आयोडीन टेस्ट
पॉजिटिव देता है, जबकि सेल्यूलोज नहीं देता। सेल्यूलोज में आयोडीन टेस्ट नेगेटिव होता है, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो स्टार्च है वो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि सेल्यूलोज लीनियर स्ट्रक्चर है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसके हेलाइसिस में आयोडीन ट्रैप हो जाता है, इसके हेलाइसिस में आयोडीन ट्रैप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट, जिसमें पॉजिटिव होता है। उसकी वजह से वो डीप ब्लू कलर देता है, डीप ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी पॉलीसेकेराइड के बारे में। अभी आज का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। आज का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है जो मोनोमेरिक यूनिट जुड़ने से बनता है। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ के जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? ये न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? एक तो शुगर, एक है शुगर, ये है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, और ये है फॉस्फेट, ये है फॉस्फेट। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड बना किससे होता है? शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। अगर इसमें से हम शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ले लें, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ले लें, तो उसको बोलते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसके साथ फॉस्फेट जब जुड़ता है, इसके साथ शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अभी वन बाय सारे स्ट्रक्चर समझेंगे, वन बाय वन। सबसे पहले शुगर लेते हैं, सबसे पहले शुगर लेते हैं। तो इसमें जो शुगर होती है वो पेंटोस शुगर होती है। कौन सी होती है? पेंटोस। तो पेंटोस शुगर में एक राइबोज है और एक डीऑक्सी राइबोज है, एक डीऑक्सी राइबोज है। जो राइबोज शुगर है वो बनाती है आरएनए और डीऑक्सी राइबोज बनाती है डीएनए, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी राइबोज शुगर अगर आप देखने जाओ तो पेंटोस शुगर है। ऐसे हम सिंपल स्ट्रक्चर जो दोनों में फ़र्क है उतना ही दिखाएंगे। ठीक है, पेंटोस शुगर, अगर दोनों साइड पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है। ठीक है, अगर कार्बन नंबर 2 पे, अगर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ H है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि उसका ऑक्सीजन चला गया है। तो ये जो डीऑक्सी राइबोज है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों में शुगर है। अभी जो नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है, वो दो टाइप के हैं, एक प्यूरिन है, एक प्यूरिन है, एक पायरीमिडीन है, एक पायरीमिडीन
मीडिन है। तो इसमें आप अगर नाम देखोगे, जो बड़ा है नाम वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। तो ये जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन में। पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। पायरिमिडिन ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं इसको। तो प्यूरिन कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन है। जबकि पायरिमिडिन कौन कौन से हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ये विटामिन B1 नहीं है, ये THY है, THI नहीं है। अगर THI होगा तो वो विटामिन B1 हो जाएगा। तो जो प्यूरिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसके पास है एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरिमिडिन के एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ठीक है। और जब इसके पास जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके बाद अगर सिर्फ शुगर और नाइट्रोजिनस बेस है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो अगर हम देखे जाए नाइट्रोजिनस बेस, अगर हम एडेनिन ले लें, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ठीक है। तो इसका नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो एडिनोसिन होगा, इसका होगा ग्वानोसाइन, इसका होगा साइटिडीन, इसका होगा यूरिडीन और इसका होगा थाइमिडीन, अगर ये राइबोस के लिए है तब तक इसको ऐसे लिखेंगे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन एंड थाइमिडीन। लेकिन अगर डीएनए के लिए है तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन ऐसे करेंगे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी डीएनए और आरएनए उसका मेन काम क्या है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज है, रिजर्व बैंक है अपना, वो रिजर्व बैंक फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। डीएनए एंड आरएनए ये दोनों है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये दो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड और उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अभी जो नाइट्रोजिनस बेस है उसमें डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है? जैसे डीएनए है और आरएनए, तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन तो दोनों में होंगे, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ये तीन तो दोनों में होंगे। फ़र्क ये है कि डीएनए के पास थाइमिन है और आरएनए के पास यूरेसिल है। तो डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या क्या पड़ता है कि डीएनए के पास जो नाइट्रोजिनस बेस है वो थाइमिन है, आरएनए के पास नाइट्रोजिनस बेस यूरेसिल है, बाकी के नाइट्रोजिनस बेस सेम है। दूसरा कि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है जबकि आरएनए के पास राइबोस शुगर है। तो डीएनए के पास एक फंक्शनल ग्रुप कम होता है, इसीलिए डीएनए इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। एंड थर्ड डिफरेंस इज डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड वाइल आरएनए इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये था अपना न्यूक्लिक एसिड। आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।